तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पॉइंट से कंटिन्यू करना था। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स थे, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी जो सेल वॉल थी वो उसमें भी डिफरेंस था, बट जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल था, उसकी कॉम्पोजिशन नहीं था, ठीक है ना। इसमें ये पॉइंट लिखा है कि डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एल्गी एंड हेटेरोट्रॉफिक फंजाई। एक फैक्टर तो ये हो गया डीमेरिट में, प्लस उनकी जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन थी वो भी अलग थी, स्टिल डिफरेंशिएट नहीं किया। पर हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो तो प्रेजेंस और एब्सेंस था ना, कॉम्पोजिशन का तो था ही नहीं पंगा। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, और जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं एल्गी उसमें सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन वर्टिब्रेट्स में भी मिलता है। जॉर्ज बेंथम और हुकर थे, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड में काम करते थे, क्यूरेटर्स कहलाते थे, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन थी इनकी वो बिगेस्ट थी, बिगेस्ट क्यों? क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि सारा दिन क्यू के जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन था इंग्लैंड में उसी में घूमते रहते थे और ढेर सारे करेक्टर्स नोट करते थे, इनके पास एक कॉपी होती थी, इसीलिए क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इन्होंने प्लांट्स को मोर ओवर से जो फेनीरोगैम्स थे उनको इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोट, फिर मोनोकोट। पर इनका एक डीमेरिट ये था कि इन्होंने फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को फॉलो नहीं किया। देख लो एज यू कैन सी, पहले डाइकोट है, फिर जिम्नोस्पर्म्स है, फिर मोनोकोट्स है, बट जो एक्चुअल सीक्वेंस है एवोल्यूशन का वो जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोट, फिर मोनोकोट, ठीक है। और इनमें इनका कोई गलती नहीं है कि उन्होंने फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किया। उस टाइम पर फाइलोजेनी अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो ये फॉलो क्या करते, है ना। और एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ये भी है कि सबसे पहले मोनेरा प्रोटिस्टा, फिर इन तीनों का एवोल्यूशन सेम टाइम पे हुआ था, ठीक है। ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं था, ऑल्दो हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, बट ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। आगे चलते हैं। जो अब हम एक बार ये देख लेते हैं बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने बेंथम और हुकर ने जो फेनीरोगैम्स थे उन्हीं में क्लासिफिकेशन किया था, ओनली फेनीरोगैम्स, ठीक है। फेनीरोगैम्स को हमने स्पर्मेटोफाइट भी बोला है, इसका मतलब सीड बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है। और इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो इनके अंदर सीड एक्सपोज होते हैं, इनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स दोनों होते हैं, फ्लावर दोनों में होता है, ठीक है। तो 202 फैमिलीज़ में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था फेनीरोगैम्स को, जिसमें से 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म्स की थी, 165 डाइकोट्स और 34 मोनोकोट्स। अब क्वेश्चन आया, इनटू हाउ मेनी फैमिलीज डिड बेंथम एंड हुकर ऑर्गेनाइज फेनीरोगैम्स? 202 फैमिलीज, ठीक है। अब यही अगर आ जाता इनटू हाउ मेनी फैमिलीज बेंथम एंड हुकर ऑर्गेनाइज क्रिप्टोगैम्स, तो 0 आता, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स को तो इन्होंने क्लासीफाई ही नहीं किया था, ये तीनों क्रिप्टोगैम्स थे। और अगर चार्ट के अकॉर्डिंग याद करें तो लास्ट के 3 स्पर्मेटोफाइट थे और स्टार्टिंग के 2 गैमीटोफिटिक थे, ठीक है ना। 3:2 का रेशो चलता है, दोनों में अलग अलग है, पहले 3:2 है, फिर बाद में 2:3 है, ठीक है। पर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने को पता है कि फेनेरोगैम्स स्पर्मेटोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और बेंथम और हुकर ने सिर्फ फेनेरोगैम्स को ही क्लासीफाई किया था इनटू 202 कैटेगरीज, आउट ऑफ विच सीड बेयरिंग प्लांट्स वर 202, सारे के सारे सीड बेयरिंग थे। जो फेनेरोगैम्स का मतलब ही ये है, सीड बेयरिंग, ठीक है। ओनली सीड बियरिंग, तो ओनली सीड बियरिंग जिम्नोस्पर्म से, क्योंकि इनके अंदर फ्रूट्स नहीं होते हैं। सीड एंड फ्लावर बियरिंग, तो फ्लावर से बनता है फ्रूट, तो फ्रूट किसके अंदर होता है? मोनोकोट, सॉरी एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। तो एंजियोस्पर्म्स टोटल कितने थे? 202 में से जिम्नोस्पर्म घटा दो 3, तो डाइकोट और मोनोकोट को जोड़ा तो 199 आ गया।
क्रिप्टोग्राम्स कितने थे? क्रिप्टोग्राम्स 0 थे। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, इस क्लासिफिकेशन को याद करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, इससे हमें ये पता चल जाता है कि फेनिरोग्राम्स में कौन कौन आता है। फेनिरोग्राम्स में सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटोफिटिक जनरेशन लास्ट की 3 की थी। ये हमें इससे याद रह जाता है। एक ये कहानी भी दे रखी है, भी पढ़ लेते हैं। Bentham and Hooker were two scientists working at Royal Botanical Garden, Kew at England, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल गार्डन नहीं है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। Since they were from Royal Botanical Garden, therefore they were called curators. They used to get up early in the morning and move to Royal Botanical Garden. One of them used to carry a copy and pen. One narrated the names and characters of plants he saw, and other noted them down. Whole day they were engaged into this activity. All the At the end of the day, they had a vast data, very vast data. They classified phanerogams into 202 categories on the basis of gross morphology. Gross morphology मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने सारे दिन भर में ढेर सारे करेक्टर्स नोट कर लिए, तो ढेर सारे करेक्टर्स, ना कि एक दो करेक्टर्स एज इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हैंस द क्लासिफिकेशन इज़ नेचुरल बट नॉट फाइलोजेनेटिक, क्योंकि इन्होंने एवोल्यूशन रिलेशनशिप को फॉलो नहीं किया, और इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज नॉन फाइलोजेनेटिक, in this it was not their fault, as phylogeny was not discovered at that time. Since their classification included 202 families, इतने सारी families, and therefore hence called biggest and natural classification based on actual observation. Actual observation बिल्कुल सारा दिन ऑब्जर्व करके इन्होंने कैरेक्टर्स नोट करे थे, और की एनालिटिकल इन नेचर होता है, as they used to write down the morphological characters of the whole plant by observing the plant. रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, ठीक है। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गार्डन नहीं है ये, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद मोनेरा का, ठीक है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या थी इसकी इन दिस क्लासिफिकेशन? द फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट कंसिडर्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अब जो सीक्वेंस था क्लासिफिकेशन का, जिम्नोस्पर्म फिर डाइकॉट फिर मोनोकॉट, ऐसा होना चाहिए फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग, बट इनके अकॉर्डिंग पहले डाइकॉट फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर मोनोकॉट, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ not phylogeny is not considered because in it gymnosperms are placed in between dicots and monocots, बिल्कुल सही, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में प्लेस कर रखा है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऐसे है। अब आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन शुरू होती है। आर एच विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। द मेन कैरेक्टर्स यूज्ड बाय हिम वर सेल स्ट्रक्चर, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन दैट इज़ लाइफस्टाइल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये 2 पॉइंट्स रिसेंटली एडेड है, और ये तीनों पॉइंट जो एनसीईआरटी में टेबल है उसके अंदर भी मेंशन है, ठीक है। फाइलोजेनी तो भाई साहब है इंपॉर्टेंट, ठीक है, और रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी के टेबल में दे रखा है, बट हमने ऐड करने की कोशिश करी थी अपने आप से कैरेक्टर्स डाल के, ठीक है। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स देख लेते हैं। थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 4 ग्रुप्स, हमें पता है, उसने सिर्फ अंडरस्टफ ऐड कर दिया था। 3 किंगडम्स में तो अपने एरिस्टोटल ने क्लासीफाई कर दिया था, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। इसने थियोफ्रेस्टस ने बस अंडरस्टफ ऐड कर दिया था। थियोफ्रेस्टस प्रपोज था मैनुअल बाइनर पेरी ने, बिल्कुल सही। लीनियस प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सही है। क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इन द सेंस कि लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, और लीनियस की क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है,
और उसके बेसिस क्या थे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो उसने क्लासिफिकेशन दिया सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे, इसीलिए हमने लीनियरली क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल भी बोला है, बिकॉज इट कंसिडर्ड ओनली वन कैरेक्टर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर वॉज नेचुरल। इन दोनों की बुक थी जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, दोनों के आर्टिकल जेनेरा प्लांटेरम में आए, बट डिफरेंस क्या है, एक की क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल थी, एक की नेचुरल थी। R.H. Whitaker gave the 5 kingdom classification। ठीक है जी, अब ये जो टेबल है ये NCERT में दे रखा है, अभी पढ़ लेंगे उसे। उससे पहले एक ये नोट दे रखा है, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 5 kingdom classification वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स आर नॉट मेंशन्ड। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये NCERT के जो चैप्टर है उसमें लास्ट में दे रखा है। ठीक है, और हमने देखा भी है कि जो टेबल है इसके अंदर इनको इंक्लूड किया ही नहीं है। According to 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella are placed in kingdom Protista। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है प्लस यूकैरियोट है। ठीक है, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट है। बट जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella which were earlier placed in algae within plants, and both having cell wall, with Paramecium and Amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall। इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले बेसिस कुछ और था क्लासिफिकेशन का, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस की जो दी गई थी। तो ये कह रहा है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी गिवन बाय लीनियस और R.H. Whitaker की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एक किंगडम में थे, और पैरामीशियम और अमीबा अलग किंगडम में थे। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्लांटी में थे, और पैरामीशियम और अमीबा एनिमेलिया किंगडम में थे। बट अब ये सब एक ही किंगडम में आ गए हैं, दैट इज़ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अब ये जो पैराग्राफ है जिसको अंडरलाइन कर रखा है इसके अंदर दे रखा है कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी पढ़ाई को लेके, क्लासिफिकेशन को लेकर, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन की टाइप्स भी चेंज होती रहेंगी। अब देखो, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज़ चेंज्ड। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characters and evolutionary relationships। बिल्कुल सही बात लिखी है। चलो अब NCERT कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैड बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। वही बात जो भी पहले करी थी, अभी जो 2 मिनट पहले दिखाया है। जैसे जैसे हमारी डिमांड है, जैसे जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन में बढ़ते जाएंगे और ऑर्डर किंगडम आते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इट वॉज डन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, और उसमें भी फादर ऑफ जूलॉजी क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि है ग्रोथ हैबिट टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, थियोफेस्टस ने अंडर हर्ब्स एक्स्ट्रा जोड़कर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था, इसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, those which had red blood and those that did not। ठीक है, अब ये हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया लीनियस। लीनियस मॉडर्न है। इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वर डेवलप्ड that included all the plants and animals respectively। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। दिस सिस्टम was used till very recently। This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic organisms।
Classification organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom system of classification used for a long time was found inadequate. ठीक है. A need was also felt for including, besides gross morphology, other characters like cell structure, nature of वॉल. ये सब फर्जीवाड़ा है, किसी काम की चीज़ नहीं है, ये कहानी है. इसमें से कभी आया नहीं सवाल आएगा. ठीक है जी. यहाँ से कंटिन्यू, ये थोड़ी सी कहानी और पढ़ लेते हैं. दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स. The understanding of what groups organisms be included into these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. बस मेन पॉइंट ये है कि इसके डीमेरिट्स क्या थे. ठीक है, नीचे का सारा फर्जीवाड़ा किसी काम का नहीं है. अब ये टेबल देख लेते हैं एक बार. सेल टाइप के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, बाकी सब के सब यूकैरियोट्स. सेल वॉल, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स. उसके अंदर जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूरिन भी बोलते हैं. ये लिखा हुआ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन. ठीक है, किंगडम मोनेरा है. ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, भी सब पढ़ेंगे आगे. ठीक है. सेल वॉल एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा, क्योंकि इसके अंदर ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है. माइक्रोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है. और जो आर्की बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल अलग टाइप की होती है और सेल मेम्ब्रेन भी कुछ अलग टाइप के होते हैं, वो भी आगे देखेंगे. ठीक है. पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल, और उसके अंदर क्या क्या होता है, नाग और नाम होता है. एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरनिक एसिड. नाग और नाम याद रख लो, बस उतना ही काफ़ी है. इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ध्यान से याद रखनी है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना. सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. पता चले लिखा हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और टिका है भाई साहब, समझ के सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो क्या पता क्वेश्चन में लिखा हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और तूने समझ लिया सेल मेम्ब्रेन, और लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन भाई साहब प्रेजेंट होती है और तो टिकाया ऐसे ही है. ठीक है. पर जो सेल मेम्ब्रेन तुझे लग रहा है ना, वो असल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा होगा, कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे ध्यान रखियो. ठीक है. इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती. ठीक है. और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर होता है, सेल के अंदर स्प्रेड रहता है. इसके अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं होते, फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता. हिस्टोन प्रोटीन की जगह एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसे हम पोलियमाइन बोलते हैं. ठीक है. फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि इसके अंदर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसे हम पोलियमाइंस बोलते हैं. हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, पोलियमाइंस होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. और जो न्यूक्लियर मटेरियल वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, ये तो हमें पता ही है. आगे चलते हैं. प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम सेल वॉल, कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है. इसका एक्सेप्शन है यूग्लिनॉइड. यूग्लिनॉइड के अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं बट सेल वॉल नहीं होती. ठीक है. जब प्रे होता है तो उसके ऊपर एंगल्फ करके उसको खा लेता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, रिजिड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इजीली एंगल्फ कर लेगा. बट प्रे की एब्सेंस में उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसाइज कर लेता है. फंजाई में प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, काइटिन की बनी होती है. प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमेलिया में एब्सेंट होता है. तो एब्सेंट सिर्फ एनिमेलिया में ही होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ध्यान से पढ़ियो, हर सवाल अच्छे से ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन करके पढ़ियो, सबसे बेस्ट तरीका. इसके अंदर एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट रहती है.
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स से फूड बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक जो फोटो मतलब सनलाइट से फूड बनाते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आगे ऑटोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स, मेजॉरिटी ऑफ जितने भी मोनेरा हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वो सब के सब मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ में पैरासाइट, सैप्रोफाइट सबके सब घुस जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। RH Whittaker proposed a 5 kingdom classification। इसके अंदर ये सब थे। द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। फिर रिप्रोडक्शन, जो तूने एक एक्स्ट्रा करेक्टर डालकर आगे पढ़ कर वो सब डाल दिए, इसमें डालने की कोशिश करी थी, और सब में नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत बड़ा है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं। फाइलोजेनी और रिप्रोडक्शन रिसेंटली ऐड हुए हैं। फाइलोजेनी तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस लुक एट दिस 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, angiosperms under plants. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed. ठीक है जी, वही इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नहीं, ये पहले वाले जो 2 kingdom क्लासिफिकेशन है ना, उसी के ड्रॉबैक्स बता रहा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड सो ऑन। ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच डिफर्ड वाइडली इन अदर कैरेक्टर्स। अभी जो बताया था क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा के बारे में। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ग्रुप टुगेदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट का ये वही सब दे रखा है जो यहाँ पे दे रखा था, बस यहाँ पे एग्जांपल्स जोड़ दिए हैं। इट ब्रॉट टुगेदर 2 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। It brought together prokaryotic bacteria and Brueggen algae with other groups which were eukaryotic. It also grouped together unicellular organisms and multicellular ones. Example Chlamydomonas and Spirogyra, which were placed together under algae. ठीक है. The classification did not differentiate between heterotroph and autotrophs, though they showed a characteristic difference in their cellular composition. The fungi had chitin in the cell wall, while green plants had cellulosic cell wall. इसके बारे में भी पहले बात कर चुका हूँ, ये सब पहले बता चुका हूँ। इस तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये भी किसी ना काम का है, बस कहानी है, पढ़ लेते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट अबंडेंट है, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो सॉइल जाएगा आंसर। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि इन्हें हम प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं। जो बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव है, हमें तो पता है कि आर्की बैक्टीरिया तो प्रिमिटिव हैं ही, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ही। ठीक है, बट जो बैक्टीरिया है, जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब ये टाइप देख लो कौन कौन से हैं। कोकस स्फेरिकल होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट रहता है। बैसिलस रॉड शेप रहता है। स्पिरिला नाम से पता चलता है स्पाइरल शेप्ड। विब्रियो कोमा शेप्ड। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity.
M for Monera, M for metabolic diversity, and that even M for most extensive metabolic diversity किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लिखने में तो बहुत सिंपल है, ये डिवाइड भी सिंपली ए माइटोटिक होता है डिवीजन इनके अंदर, सिंपली सेल डिवीजन होता है, उसी को रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। दिखने में तो बहुत सिंपल है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में, क्योंकि ये हर जगह मिल जाएंगे। ये पोल्स पे मिल जाएंगे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी मिल जाएंगे जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो इनका बिहेवियर बड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि जनरली देखा जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 37.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो गया बीमार पड़ गए। पर ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना टेम्परेचर वेरिएशन में, जहाँ पर रह सकते हैं ये। तो इसी यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। अब ये वाली लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वही सब पढ़ते हैं, CO2 H2O वगैरह। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में भी या तो कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं या तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। अभी पीछे में बात करी थी, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो कि केमिकल एनर्जी से फूड बनाते हैं अपना, वो ये वाले हो गए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, SB नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इसमें हम ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि पहले NO2 आएगा या फिर NO3 आएगा। यहाँ पर जो N की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +5 है। तो सीक्वेंस देख लो ना, -3 के बाद अगर पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो पहले +3 ही आएगा, मतलब पहले NO2 आएगा। ठीक है, मतलब पहले नाइट्राइट आएगा, उसके बाद नाइट्रेट आएगा। ये शायद नेमिंग गलत दे रखी है, इस पे ज़रा देखियो। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्राइट होना चाहिए। ठीक है, पहले +3 आएगा बाद में +5 आएगा, है कि नहीं? अब आर की बैक्टीरिया की तरफ बढ़ने से पहले हम मॉडल में से देख लेंगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या है।